बहुत बड़ा है और पेपर का कोई फिक्स पैटर्न कोई नहीं है। पैटर्न नहीं है। तो हम लोग क्या हम करेंगे, लोग क्या करेंगे, पहले इस पेपर को इस स्टडी पेपर करके को हम स्टडी लोग करके हम ये लोग इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एकदम एनालिसिस करेंगे और पेपर का पैटर्न समझेंगे। आप लोग अपना फोन म्यूट कर सकते हैं। म्यूट कर सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि आपका जो सेकंड यूनिट है, अब हम इसी सीक्वेंस में ही चलेंगे कि आपको पहले मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर आपको 7 चैप्टर पढ़ाऊंगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी? अभी आ रही ना आवाज? हाँ सर आ रही है। है ना। देखो मैं सबसे पहले आपको क्या करूंगा, दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये वाला दूसरा चैप्टर, है ना। क्योंकि इससे क्वेश्चंस पिछले बार जो पेपर था 2019 का जो आप लोगों ने दिया था, उसमें इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा इसमें। आप अगर बोलेंगे बेंडिंग ऑफ बीम्स पढ़ाओ तो मैं बेंडिंग ऑफ बीम्स पढ़ा लूंगा, या फिर मैं मेरी तरफ से मुझे आपका मेरा जो प्राइमरी है मैं वो क्या आपको इस बार 100% क्लियर करवाना। तो मैं आपको जो क्वेश्चन 100% बनते हैं और जो इजीली आप लोगों से भी बन जाए तो वो पहले करवाऊंगा मैं आपको, फिर मैं उसको कॉलम करवाऊंगा। फिर मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस एट बीम्स एंड थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग करवाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर्स भी काफी इजी रहते हैं। फिर मैं आपको घुमा के फिर आपको कॉलम्स पे, ये टोर्शन पे और आपको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पे लेके चलूंगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है ना। तो हम लोग इसके जो इसका कंपेरेटिवली मार्क्स है, जो क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग अगर एक आधा क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो कोई परेशानी नहीं है ना। तो हमें क्या फिलहाल पहले सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम 120 में से, वहां पे आपका पेपर होगा 120 का, आपके पेपर का जो पैटर्न है जो आपने लास्ट ईयर दिया था वो कैसा था आप लोगों को याद होगा वैसे। वो पेपर का पैटर्न ये था आपके कि आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना। कितने आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के, टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आता है ना। अब ये 20 नंबर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर आपने सारे चैप्टर्स को ऊपर ऊपर से एक बार देखा है या सुना है या पढ़ा है थोड़ा सा भी, तो आप क्या है कि इस 20 में से कुछ भी करके आप 15 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। वहां पर सिर्फ आपको आंसर लिखना होता है, और आपने लिखा है तो एग्जामिनर को कुछ ना कुछ नंबर तो देना ही पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन ही 2 नंबर का है। तो आप यहाँ पे इजीली, क्योंकि बच्चे यहीं से स्कोर करते हैं, तो अपना प्राइमरी टारगेट जो होगा वो कहाँ से होगा, इस 20 में से 15 नंबर लाने का, है ना। जो हमने अभी आपने जो स्ट्रक्चर एनालिसिस का पेपर दिया उसमें भी आप डेफिनेशंस के थ्रू ही आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर किया आपने, तो अपने को क्या डेफिनेशंस और छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान अच्छे से देना है। तो एक तो पहले हम इस पे कवर करेंगे, ठीक। फिर आपको उसके बाद क्वेश्चन मिलते हैं मीडियम टाइप के, उसमें आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलते हैं, छोटे छोटे डेरिवेशन मिलते हैं और छोटे छोटे न्यूमेरिकल मिलते हैं। जो आपको टोटल क्वेश्चन आते हैं, आपके 7 क्वेश्चन आते हैं और आपको उसमें से 5 करने होते हैं, है ना। 7 क्वेश्चन आते हैं और 5 करने होते हैं, और वो पांचों क्वेश्चन 8-8 मार्क्स के होता है ना। कितने 8-8 मार्क्स के होते हैं, टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन आता है। इसमें से एक क्वेश्चन रिफ्लेक्शन से आता है, एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आता है, एक कंपाउंड स्ट्रेस से आता है, एक कॉलम से आता है, ये फिक्स है ना। और एक क्वेश्चन ऊपर नीचे चैप्टर में वेरी कर लेता है। तो इसमें भी हम इन क्वेश्चन में से हमारा टारगेट रहेगा कि इस 5 में से हम एटलीस्ट 3 क्वेश्चन को या 4 क्वेश्चन को हम कवर कर लें, है ना। हम कवर करेंगे पांचों पर एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल क्या है कि आपका वेरी करता है, कभी एक क्वेश्चन बहुत लेवल से ऊपर आ गया तो प्रैक्टिकली हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जिस तरीके से वे के लिए पढ़ेंगे, तो हम प्रैक्टिकली उस क्वेश्चन को वहां पे करना पॉसिबल 100% नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम 5 में से 3 तो एश्योर कर लेंगे, हाँ नहीं इतने तो हो ही जाएंगे, है ना। उसके बाद न्यूमेरिकल लास्ट में आपके फाइनल बड़े न्यूमेरिकल्स आता है ना, जो आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, टोटल क्वेश्चन आते हैं 5, और 5 में से आपको करने रहते हैं 4, 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, और वो रहते हैं 15-15 मार्क्स के, है ना। और इसमें आपके 15-15 मार्क्स में एक एसएफडी पीएमडी का क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन मिलेगा आपको, और एक कॉलम का क्वेश्चन मिलेगा आपको, और एक आपका हो सकता है कंपाउंड स्ट्रेस से भी मिल जाए, है ना। तो ये चारों में से, तो यहाँ इस लास्ट वाले सेक्शन में से हम कोशिश करेंगे कि हम एटलीस्ट 3 क्वेश्चन कर लें, है ना। हम लोग चारों क्वेश्चन, हम सिलेबस पूरा कवर करेंगे, है ना। क्योंकि मुझे आपको क्या है कि आपकी जो सब्जेक्ट की स्थिति है उसके अनुसार चलना है, आपको 100% पास करवाना है ना। तो उसके लिए मुझे क्या है कि आपको सेफर साइड लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगा, आपको वो चीजें करवाऊंगा जो आप कम टाइम में इजीली कर पाओ, और जहाँ पे मार्क्स खोने के चांसेस कम है, जहाँ पे गलती होने के चांसेस कम है, वो चीज मैं पहले करवाऊंगा। क्योंकि एग्जाम में सोम में आपका आंसर जो है, फाइनल आंसर अगर गलत है
तो आपको पूरे मार्क्स खा जाता है वो, और फाइनल आंसर सही है तो आपको वो नंबर देता है, चाहे आपने बीच में कुछ भी किया हो। इसलिए ये गलतफहमी नहीं रखना है कि भैया हमें स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। वो बहुत कोई दयालु एग्जामिनर मिलता है तो स्टेप्स के मार्क्स देता है, अदरवाइज कोई नहीं देता है। क्लियर? कोई इसमें कोई डाउट आप लोगों को? नो सर, नो सर। है ना? तो ये पेपर का पैटर्न है ना, ये आपका जो नई स्कीम है इसका पैटर्न ये रहेगा। आप सब लोगों को इसी पैटर्न को फॉलो करना है। ओके सर। ठीक है। और आज जो एक मीटिंग हुई थी उसमें आपके जो राजस्थान यूनिवर्सिटी आरटीयू इन सब की मीटिंग हुई, उसमें ऐसा लिखा गया है कि आपके एग्जाम जो होंगे वो सारे ऑफलाइन ही होंगे। अभी फिलहाल कोई पॉलिसी वापस से नहीं लाई है, और स्थिति सामान्य होने के बाद ही आपके एग्जाम लिए जाएंगे। और कॉलेज अभी इंश्योर कर रही है कि हर कॉलेज में कितना इंटेक है कि वो हर बच्चे को 1 गज दूरी पे बिठा के एग्जाम ले पाए। कितना इंटेक, कितना सीट्स है, वो उस पर अभी उनकी चेकलिस्ट जाने वाली है। तो आप लोग अभी से रेडी रहना है इसके लिए, क्योंकि एग्जाम आपके जल्दी से आ जाएंगे। नेक्स्ट इसके जो करंट सेमेस्टर उसके भी आ जाएंगे और बैक के भी आ जाएंगे। सर अब क्या पोस्टपोन तो होने का सवाल ही नहीं उठता फिर। सर पोस्टपोन होने, आप ये डेट अभी कुछ नहीं है ना अभी, जो क्योंकि इन्होंने प्रोबेबल डेट दी थी 15 जून के बाद से, तो उस पर फिर से अभी 3-4 दिन में मीटिंग होगी, है ना? तो अभी मीटिंग्स में ये आ रहा है उनकी कि आपके एग्जाम तो करवाएंगे ही वो, क्योंकि बिना एग्जाम प्रमोट नहीं करेंगे, वो यूनिवर्सिटी है पूरी आपकी। सर अपन 15 जून से मान लेते हैं ना सर? हाँ, 15 जून से मान के चलो। और स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है ना? भले हमारे पास केसेस हैं बहुत सारे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या चीजें हम लोग ओपन करने लगे हैं, तो एग्जामिनेशंस तो होंगे ही, है ना? क्योंकि इवन नीट के और नीट जेई के एग्जाम्स भी आपके जून जुलाई में करवाना है ये लोग, जुलाई में 25 जुलाई 20 जुलाई से करवाना है। तो आपके एग्जाम भी आप चल मान के चलो कि जून के एंड तक आपके होने के चांसेस रहेंगे। ठीक। तो अपने को क्या है कि Yes, ये sir. 3 तरीके के क्वेश्चन करने हैं। एक तो आपको सोम के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, एक मीडियम टाइप, एक न्यूमेरिकल टाइप। अब पहले मैं इन तीनों का आईना दिखाता हूँ, होते कैसे, दिखते कैसे हैं तीनों टाइप के क्वेश्चन, है ना? तो मैंने पिछले साल का जो आपने दिया है पेपर, है ना, उसी से जो फर्स्ट यूनिट पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, उससे मैंने जो उसके क्वेश्चन आए थे वो निकाले हैं, ताकि हमको पता लगे क्वेश्चन आते कैसे, है ना? विजिबल है स्क्रीन आपको? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे आपको बोला है, देखो सिंपली कितने 25 वर्ड्स है, मतलब 4 से 5 लाइन लिखनी है आपको। ज्यादा लिखोगे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम 4 से 5 लाइन लिखनी है ना? और आपको क्या करना है, आपको बताना है व्हाट इज प्रूफ स्ट्रेस एंड व्हाट इज यील्ड पॉइंट, है ना? छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। गिव द डिफरेंस बिटवीन डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेस, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना? तो इस तरीके से आपके कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपके क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग ये देखते जाओ। अब मीडियम टाइप के क्वेश्चन कैसे होता है? मीडियम टाइप के क्वेश्चन देखो, ये मैंने आपको दिखाया, दिख रहा है, विजिबल है आपको? फोन पढ़ने में आ रहा यस है? सर। है ना? ये देखो, ये बोल रहा है क्वेश्चन, आपको एक डायग्राम दे दिया है आपको ये वाला, और आपको इसमें क्या करना है, हुक स्लो लगाना है ना? हुक स्लो लगाना है इसमें, और इसमें आपको क्या करना है, ये रिएक्शंस निकालनी है, R1 और R2 फाइंड करनी है। ये भी आपकी फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। इसको भी हम इस लेक्चर के, जो हमारा चैप्टर ये 1 या 2 दिन में कवर हो जाएगा, इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, है ना? उसके बाद आपके एक और क्वेश्चन आया था, ये आपका इस तरीके से थर्मल स्ट्रेसेस का, है ना? ये थर्मल स्ट्रेसेस का क्वेश्चन था आपका। ये ब्रास और स्टील आपका आपने पिछले साल का पेपर दिया था, आपको ध्यान ही होगा वैसे लगभग, तो है ना? तो ये आपके क्वेश्चन थे, और आपको क्या इन क्वेश्चन ने बिल्कुल हिला दिया था कि सर ये कैसे हो रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़े नहीं थे। ये क्वेश्चन इजी है, आप लोग कर लेंगे, लेकिन इनको क्या थोड़ा सा हमें एक एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से एक, फिर ये आपके मैंने लास्ट ईयर के और क्वेश्चन उठाए, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे कि व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस, ये समझाओ, है ना? ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल छोटा 8-10 नंबर का, है ना? ये पॉइजन रेशियो क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, ये समझाओ। इस तरीके से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक और आपका लास्ट ईयर का एक और पेपर उठाया मैंने, तो वहां पे इस तरीके का एक डेरिवेशन पूछ लिया। तो मैंने आपके जो लास्ट 10 साल के पेपर्स है ना, उसके एनालिसिस के बाद से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको भेज दूंगा, फर्स्ट यूनिट के सारे क्वेश्चन है, तो ये हम करेंगे अभी सारे, लेकिन इनिशियली मैं आपको भेज दूंगा, तो एक ब्रॉड पिक्चर के लिए कि हमें करना क्या है, कैसे प्रोसीड करें आगे। ठीक, तो अब आप कॉपी में आप लिख लीजिए चैप्टर नंबर 1 और लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ। मैं बोलता जाऊंगा और आप देख के लिखते जाए तो ठीक रहेगा, है ना? या फिर जो चीजें इजी है कि आप सर नहीं, हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आप बोलेंगे तो हम कर लेंगे, क्योंकि मटेरियल तो अल्टीमेटली आपके पास आने ही वाला है। तो मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवा लूं, और जो
थ्योरेटिकल स्टडी है वो मैं आपको आप मेरे साथ बोलेंगे समझेंगे तो आपको चीजें क्लियर होते जाएगी, आप लिखने लायक हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक, यस सर। है ना। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं, आपकी स्ट्रेस क्या होती है ना, व्हाट इज स्ट्रेस, सबसे पहला काम। ठीक है ना, उधर सामने से रिस्पॉन्स आने देना, मुझे कोई परेशानी नहीं, हाँ ना बोल सकते हो तुम, यस सर। है ना। लगना नहीं चाहिए कि क्लास में नहीं हो, ऐसा लगना चाहिए सामने ही है। सर के नोट्स मिलेंगे ना सर बाद में? ये मैं तुमको क्लास खत्म होते ही भेज दूंगा, और इवन ये जो ठीक, लेक्चर है ये लेक्चर भी आपको भेज दूंगा मैं। ओके सर। ठीक है, रिकॉर्ड करके भेज दूंगा आपको, डोंट वरी, है ना। तो क्या करना है, देखो अटेंटिव रहना, फिर भी अपने को क्लास में 100% निकाल लेना, अपने को बाद में वापस नहीं देखना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमेशा क्वेश्चन आता है कि जैसे पिछली बार पूछा उन्होंने, डिफॉर्मेशन क्या है और स्ट्रेन क्या है, तो वो भी आपको पूछ सकता है स्ट्रेस क्या है ना। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रेस है क्या, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे कि एक कोई भी बॉडी है ना, ये एक कोई भी बॉडी है, मैंने एक बॉडी, सिंपलेस्ट बॉडी क्या है, एक रेक्टेंगुलर बार बना दो, आप लोग म्यूट कर दो उधर से, है ना फोन। ये आपकी कोई मैंने सिंपलेस्ट एक बॉडी बना दी, एक रेक्टेंगुलर बार बना दिया, है ना। अब इस बार पे देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं मैंने, सपोज मैंने पुल लगा दिया, पी फोर्स, पुल लगा दिया, पुल लगा दिया तो क्या होगा, जैसे पुल फोर्स लगाया मैंने, पी लगाया, तो ये पी क्या करेंगे, इट विल टेंड टू एक्सटेंड द बॉडी, ये क्या करेंगे, इस बॉडी को खींचने की कोशिश करेंगे, है ना, डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे डिफॉर्म का मतलब क्या है, उसकी ज्योमेट्री में चेंज करना, लेंथ को कम करना या ज्यादा करना। डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है, लेंथ को कम करना या ज्यादा करना। तो ये लेंथ को कम या ज्यादा करने की कोशिश करेंगे या कर लेंगे, लेकिन जब ये कोशिश करेंगे तो इस मटेरियल का अपना एटॉमिक सेटअप है, इस मटेरियल का अपना एटॉमिक सेटअप है, इसका स्ट्रक्चर है, जो क्या है, बोलता है कि भैया मैं लंबा नहीं होना चाहता हूँ, है ना। तो वो क्या करेगा, इस चीज को रेजिस्ट करेगा, इस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा। तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ इस मटेरियल के अंदर, इस मटेरियल के अंदर एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ, है ना। तो वो रेजिस्टिंग फोर्स जो है, वो रेजिस्टिंग फोर्स जो है वही आपका क्या है, स्ट्रेस। वापस बोलता हूं, वो रेजिस्टिंग फोर्स जो है वही आपका क्या है, स्ट्रेस। क्लियर है ना। अब इस डेफिनेशन को रीड करता हूं, है ना, अपन वापस एक बार रीड करते हैं ना, मेरे साथ आप लोग अपने मन में रीड करते जाए ना। ये देखो रीड करते हैं, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, ये लिखना है आपको एग्जाम में, ऐसा कैसा आपके दिमाग में शब्द रहना चाहिए, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, है ना, जो मैंने बोला वही बोल रहा हूँ, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, है ना, से पुल, है ना, हम पुल की बात कर लेते हैं, इट विल टेंड टू डिफॉर्म द बॉडी, इट विल टेंड टू डिफॉर्म द बॉडी, but the atomic structure setup of body provides internal resistance force against this deformation। लिख लोगे एग्जाम में, यहां तक कोई परेशानी है? नहीं सर। है ना। तो अब क्या, ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है, ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है, इसको अगर मैं पर यूनिट एरिया कर दूं, इसमें एरिया का डिवाइड कर दूं, तो ये मेरा क्या बन जाता है, स्ट्रेस। तो अब हम फाइनली कहां आते हैं, स्ट्रेस की डेफिनेशन पे आते हैं, विच इज this resisting force per unit area, this resisting force per unit area, area कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है वो भी बताता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, है ना, मतलब फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ये फोर्स कौन सा है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स या इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है कि आप खड़े हो ना, या आप खड़े हो, है ना, और आपको मैं यहाँ किससे काट दूं, है ना, और उसके काटने के बाद जो मुझे दिखेगा एरिया इस तरीके का सर्कुलर, ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन। तो जैसे ये आपकी ये रोड है ना, ये आपकी पूरी एक बॉडी बना रखी है, मैं इसको यहाँ बीच में से कट करूं, है ना, तो ये मुझे कैसा दिखेगा, इसका एरिया कैसा दिखेगा, इस तरीके से एक स्क्वायर दिखेगा मुझे, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा स्क्वायर। यस सर। है ना। तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया बोल रहा हूँ ना, वो क्या है, इस पर्टिकुलर कट करने पे मुझे जो एरिया मिलेगा वो है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो स्ट्रेस क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। बोल के बोलो एक बार मेरे साथ, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। यस सर। ठीक है, तो सिंपली ये आपका हो गया P बाय ए। यहां तक क्लियर? यस सर। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, क्योंकि आप जब एग्जाम में लिखोगे ना तो एग्जामिनर चाहता है कि आपको उस पर इंप्रेशन क्रिएट करना है, और पहले यूनिट में जो इंप्रेशन क्रिएट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट पेज पे, वो इंप्रेशन उसकी पूरी कॉपी में चलेगा।
तो पहला क्वेश्चन अगर हमने अच्छे से लिख दिया तो हमारा पास होना 100% तय है ना। तो उसको क्या करो कि भैया डेफिनेशन के साथ हम उसको उसकी यूनिट भी बता देते हैं कि भैया इसकी यूनिट क्या होती है। देखो P इज फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या हो जाती है, एरिया इज लेंथ इंटू लेंथ, लंबाई Yes, इंटू sir. लंबाई, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। Yes, sir. तो ये आपका क्या हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आज से याद कर लो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, पास्कल। न्यूटन पर सर मीटर स्क्वायर पास्कल सीजीएस में या एफपीएस के अंदर है सर? ऐसा ही यूनिट, ऐसा ही है ना। नहीं सर, एसआई में सीजीएस या एफपीएस सेंटीग्रेड? देखो एक होती है सीजीएस यूनिट, यस एक सर। होती है एमकेएस यूनिट, एमके। तो यस सर। फिर आती है एसआई यूनिट। तीन सिस्टम चलते हैं। हेलो हेलो। यस, अरे सर आपकी आवाज क्यों कट रही है सर बार बार सर? बहुत सब माइक आवाज कट रही है, नहीं कट रही सर, इसका सर्वर इशू होगा। थोड़ा सा है ना, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। अभी वापस रिपीट कर देता हूँ मैं ना। नहीं सर कोई नहीं, चलो सर कोई बात नहीं। ठीक है ना। हाँ थोड़ा हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो, तुम्हारा या मेरा, किसी का भी हो सकता है ना। जहाँ पे परेशानी हो वहाँ बोल देना है ना। तो देखो क्या हुआ कि ये सीजीएस एमकेएस अलग अलग यूनिट है ना, ये एसआई यूनिट है ना। सीजीएस में हम लोग सेंटीमीटर लेके चलते हैं, मीटर में एमकेएस में मीटर लेके चलते हैं, और एसआई में भी लेंथ की यूनिट मीटर ही होती है। ठीक है। और ओके सर। जबकि जबकि हम लोग सीजीएस में जो मास होता है वेट उसको ग्राम लेके चलते हैं, एमकेएस में केजी लेके चलते हैं, है ना। और एसआई में आते हैं तो किसमें हम लोग न्यूटन किलो न्यूटन में बात करते हैं। ओके सर। ठीक है। तो हम लोग एसआई यूनिट्स की बात करेंगे, हमारा सारा सिस्टम जो एसआई पे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसकी यूनिट क्या हो गई, पास्कल। ठीक है ना। तो आपको पता रखना है, वो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसकी आपके कोई जरूरत नहीं। और ये डायग्राम बनाना है सिंपल सा, है ना। पी फोर्स दिखाना है और एक सेक्शन काट के अंदर की तरफ स्ट्रेस आती हुई दिखानी है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, टेंजाइल स्ट्रेसेस का डायग्राम। अब आप बोलोगे सर ये अंदर की तरफ क्यों है, अंदर की तरफ क्यों है, क्योंकि जब ये लेंथ इंक्रीज हो रही है, मेरी आवाज रिपीट, ठीक है। इंजन माइक्रोफोन बंद कर तेरा। अंदर माइक ऑफ कर दे भाई। तो आप ये पूछेंगे मेरे से कि सर इसमें आपने जब टेंजाइल फोर्स लगाया है ये, तो आपने स्ट्रेस लगाई ऐसे अंदर, है ना, क्यों लगाई, क्योंकि मैं इस फोर्स लगा के क्या चाह रहा हूँ, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए। लेकिन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या चाहता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या चाहता है कि इसकी लेंथ इंक्रीज ना हो, है ना। तो वो स्ट्रेस का जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स के अपोजिट होता है, स्ट्रेस का डायरेक्शन फोर्स के अपोजिट होता है। लेकिन जो फोर्स का जो नेचर है उसी को हम स्ट्रेस का नेचर बोल देते हैं। तो ये जो अंदर लगी हुई ये आपकी क्या है, आपकी टेंजाइल स्ट्रेस। क्लियर है, क्या है, टेंजाइल स्ट्रेस। ऐसे ही बात करूं मैं, अगर किसकी बात करूं मैं, आपके बात करूं कंप्रेसिव स्ट्रेस की, है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करो, अगर ये बॉडी होती और इस पे ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लगता, है ना, और आपको बोलते स्ट्रेस कैसे होगी, तो ये देखो ये क्या कर रहा है, इस बॉडी को क्या कर रहा है, डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, वो भी क्या, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या मटेरियल क्या करेगा, नहीं मुझे कंप्रेस नहीं होना है, मुझे तो क्या है कि लंबा ही रहना है इस तरीके से। तो इसके स्ट्रेसेस का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे आउटवर्ड होगा, है ना। अब ये सेक्शन कहीं पे भी हो सकता है। तो आपको फिलहाल सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करना है, ऐसा उसको बता देना है कि ये आपकी क्या है, आपकी स्ट्रेस है। ठीक, ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। स्ट्रेस क्लियर है? यस सर। है ना। तो देखो मैं आज जो पढ़ाऊंगा ना वो एग्जाम अभी पढ़ते ही और रखते ही आपको क्या है, अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना, ताकि क्या है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। क्योंकि साथ के साथ रिवीजन कर लोगे ना तो आपके एग्जाम तक भूलोगे नहीं। ठीक है, नहीं तो क्या जमा खाते में चला जाएगा वो। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेन पे, है ना। पिछली बार डेफिनेशन पूछी थी, स्ट्रेन क्या होता है, डिफॉर्मेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताओ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को मैं अभी पूछूं तो आप बता दोगे कि सर डिफॉर्मेशन भी पता है, स्ट्रेन भी पता है ना। लेकिन वहां पर सिस्टमेटिकली लिखना है। अब लिखना क्या है सोचो, देखो, है ना। मैं सिंपल एक पिक्चर चला रहे हैं हम लोग, क्या क्या, जब मटेरियल पे फोर्स लगाया तो डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन को सहने के लिए, डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए उसमें क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स है, वो स्ट्रेस हो गया। लेकिन जब इस बॉडी पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है,
तो क्या इसमें कुछ तो डिफॉर्मेशन होगा ना, इसके लेंथ में थोड़ा इंक्रीज तो होगा। तो ये जो इंक्रीज हुआ है लेंथ में, ये जो इंक्रीज हुआ है लेंथ में, दोनों तरफ जो इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज जो हुआ इसको मैं क्या बोलता हूँ? डिफॉर्मेशन। क्या बोलता हूँ? डिफॉर्मेशन। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ इज सिंपली डिफॉर्मेशन। वहां पे क्या लिखते हैं आप? इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ इज डिफॉर्मेशन। क्लियर है? अब डिफॉर्मेशन के बाद स्ट्रेन क्या है ना? तो स्ट्रेन क्या है कि डिफॉर्मेशन को सपोज अगर मैं डेल्टा से लिखता हूं, है ना, ये दोनों तरफ की मिला के मैंने क्या बना दी? डेल्टा। टोटल डिफॉर्मेशन क्या है? डेल्टा बना दी। अगेन देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपका सेक्शन जो था, मैंने लोड लगाने के बाद क्या हुआ? लंबा होके ये आपकी इसकी लेंथ बढ़ गई है ना। तो लेंथ सपोज अगर इसकी डेल्टा लेंथ इंक्रीज हुई है तो डेल्टा इज योर डिफॉर्मेशन। अब अगर स्ट्रेन निकालना हो, है ना, स्ट्रेन को मैं ई से लिखता हूँ, स्ट्रेन निकालना हो तो क्या करूं मैं? सिंपल इज डेल्टा को उसकी ओरिजिनल लेंथ जो इनिशियली जो इसकी लेंथ थी एल, उससे डिवाइड कर दूं तो ये आपकी क्या बन जाती है? स्ट्रेन। तो फॉर्मूला से ध्यान रखेंगे हम, क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज स्ट्रेन। ठीक। अब मेरे साथ ये डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, जो मैंने बोला है ना, वही जो मैंने बोला है अभी, वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है, आपको वही एग्जाम में लिखना है और बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से। कैसे? देखो क्या लिखा है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल एक्सियल फोर्स। एक्सियल का मतलब क्या होता है कि ये आपका लोड है, ये आपका कोई बॉडी है ना, बॉडी की ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, अगर इससे इसके थ्रू ही आपका लोड लग रहा है, इस तरीके से सेंट्रोइडल एक्सिस के थ्रू ही लोड लग रहा है, दिस इज योर एक्सियल फोर्स। ये आपका हो सकता है कंप्रेशन टाइप का हो या फिर टेंजाइल टाइप का हो। दो टाइप का होता है, कंप्रेसिव और टेंजाइल। ठीक है ना? कौन सा होता है? दो टाइप का, कंप्रेसिव और टेंजाइल। ठीक है। तो क्या होगा? अगर टेंजाइल हुआ तो लेंथ इंक्रीज होगी और कंप्रेसिव हुआ तो लेंथ कम होगी। तो यहां पे देखो डिक्रीज होगी। तो क्या है? ड्यू टू एक्सटर्नल एक्सियल फोर्स द बार अंडरगोज अ चेंज इन लेंथ, है ना, इट बिकम्स लॉन्ग इन टेंशन एंड शॉर्ट इन कंप्रेशन। सिंपल लॉजिक। यस सर। दिस elongation और shortening of member, दिस, यहाँ पे आप सिंपल डिफॉर्मेशन लिखोगे तो भी चलेगा, दिस डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर पर यूनिट ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। ठीक है? मतलब क्या है? आप सिंपल ऐसे लिखोगे, डिफॉर्मेशन पर यूनिट ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन, और आप ऐसे इस तरीके से फिर फॉर्मूला लिख दोगे। आप इसको स्मॉल ई से या फिर एप्सिलॉन दोनों से लिख सकते हो, आप स्मॉल ई या फिर एप्सिलॉन दोनों से लिख सकते हो। और इसका क्या, अब क्या हो जाएगा? उसी को मैथमेटिकली लिख देंगे, चेंज इन लेंथ विच इज योर डेल्टा एंड ओरिजिनल लेंथ विच इज योर एल। ठीक, ये क्लियर? स्ट्रेन क्लियर होगा? यस सर। है ना सबको? पीछे अंजन? सर यंग Yes, sir. मॉडुलस वाला ही डेफिनेशन है सर, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हाँ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, हेलो है ना? यस यस, बोलो बोलो। सर। यस, हाँ। सर ये लास्ट वाली लाइन वापस बताओ ना आप। लास्ट वाली लाइन वापस बताओ। ये है ना, ये फॉर्मूले वाली, देखो, है ना, वापस रिपीट कर देता हूँ, है ना, हम लोग याद कर लेते हैं ना। क्या याद करते हैं? डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर, है ना, हम लोग कॉमन वर्ड बोल देते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर पर यूनिट ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। तो आप क्या, इसको सेंटेंस को याद मत रखो, फॉर्मूले को याद रखो। देखो फॉर्मूले से सेंटेंस बन जाएगा, आप लोगों को परेशानी नहीं है। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज योर स्ट्रेन। अब इसको क्या है कि फॉर्मूला बनाना है, तो जब हम इसका डिवाइड का साइन लगा के नीचे कुछ लिखते हैं, उसका मतलब क्या? पर। हम लगाता है एक वर्ड लेते हैं पर यूनिट, है ना। तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, है ना। अब जैसे स्ट्रेस की बात की थी, स्ट्रेस क्या लिखा था हमने? इस तरीके से, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो हमने क्या बोला? रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइड लगा हुआ है तो पर यूनिट ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपको क्या डिवाइड का मतलब क्या? डेफिनेशन में क्या डालना है? पर यूनिट ऑफ इट्स एरिया। क्लियर? तो दो चीजें पढ़ी हमने, एक तो स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, एंड अगेन स्ट्रेन विच इज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक, अब यहां तक किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए,
है ना। अब हम समझ लेते हैं कि स्ट्रेन है क्या भैया, है ना। तो आपको बोला जाए कि आप स्ट्रेन फाइंड करो, है ना। स्ट्रेन क्या करो, फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करोगे कि सपोज एक 4 मीटर का बार था, कितने 4 मीटर का एक बार था, उस पर हमने टेंसाइल फोर्स लगाया और वो 4.2 मीटर का हो गया, कितने 4.2 मीटर का हो गया। तो आपको बोला है आप स्ट्रेन फाइंड करो, कितनी स्ट्रेन हुई। तो हम लोगों ने स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हमारी देखो चेंज इन लेंथ कितनी हुई, बताओ कितनी हुई, 0.2 0.2, 4.2 क्योंकि 4.2 से 4 से 4.2 हो गई, तो ये 0.2। नीचे क्या आएगा, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल कितनी थी 4, है चार। ना। तो ये आपका क्या हो गया, आपका स्ट्रेन हो गया। ओके सर। क्लियर है, ओके सर। यस सर ठीक है। अब स्ट्रेन की कोई क्वांटिटी नहीं होती, कोई आपकी सॉरी स्ट्रेन यूनिटलेस क्वांटिटी, कोई यूनिट नहीं होती। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर भी क्या है चेंज इन लेंथ, नीचे भी क्या है ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ लेंथ है, तो दोनों क्या है मीटर मीटर में होंगे, तो हाँ, दोनों सर। कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई यूनिट उसकी नहीं होगी। क्लियर, यस सर सर ठीक है, यस। सर सर हाँ, स्ट्रेस भी सेम होगा, सर स्ट्रेस भी सेम होगा, स्ट्रेस भी, सेम होगा क्या स्ट्रेस की यूनिट, सर? फोर्स ये अपन ना एरिया होगा रे भाई उसका। स्ट्रेस का देखो वापस रिपीट कर लो, देखो, है ना। अच्छा स्ट्रेस अच्छा इज हाँ फोर्स बाय एरिया, है ना, और स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, अच्छा, वो 16 हो जाएगा, चलो ठीक है सर, है ना। Go ahead, sir. ठीक है, चलो अभी स्ट्रेस का भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, न्यूमेरिकल कराऊंगा हाथों हाथ तुमको निकालने का, टेंशन मत लो। ठीक है, अब क्या है कि देखो तुम्हारा जो थर्ड सेमेस्टर था ना, उसमें भी क्या ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है, यस है ना, सर। है ना। और आई होप आपने पढ़ा होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमको फिर से पढ़ाऊंगा, है ना। बट क्या है कि ये जो पोर्शन है वो थर्ड सेमेस्टर में वो लोग कवर कर लेते हैं और इवन उनके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आपसे माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पूछा जाएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे 16 नंबर का या 15 नंबर का या फिर आपके 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में पूछ चुका है वो, है ना। लेकिन सर, आ ये चुका है। है ना, आ चुका है तुम्हारा, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि वो 2 नंबर का क्वेश्चन दे दे कि आप क्या है कि माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करो, कितने नंबर का, 2 नंबर का, ये पॉसिबिलिटी तो है ना। तो आपको सिंपल माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे कैसे बनाना है, देखो ये मैंने आपके सामने माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया है। आप लोग क्या करेंगे, सिंपली एक ऐसा एक एक्सिस बनाएंगे, ये एक एक्सिस बनाएंगे, ये आपका रहेगा एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। एक्स पे क्या रखोगे आप, स्ट्रेन, क्या रखोगे, क्या रखोगे एक्स पे, स्ट्रेन, स्ट्रेस और एक्स एक्स पे है ना, और वाई पे क्या रखोगे आप, स्ट्रेस, सिग्मा। ठीक है ना, सिग्मा। फिर आप क्या करते हैं, हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसको जब हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं, देखो अब डेफिनेशन क्लियर थी आपके सामने, स्ट्रेस क्या है, हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर उसका पर यूनिट एरिया कर दे तो स्ट्रेस है ना। और उसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसमें उसके ओरिजिनल लेंथ को डिवाइड कर दे तो वो क्या है, आपकी स्ट्रेन। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना। यस सर। जैसे 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 स्ट्रेस बढ़ाओगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ती जाएगी, है ना। तो सिंपल आपका ये है कि मैं स्ट्रेस बढ़ाता जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर जा रहा हूँ ऐसे, तो स्ट्रेन भी इंक्रीज होती जाएगी। तो आपको कर्व मिलेगा इनिशियली ऐसा स्ट्रेट, कैसा मिलेगा, स्ट्रेट, ठीक है, ऐसा मिलेगा। अब ये Yes, जो sir. स्ट्रेट मिला है ना, तो मैं देखो ये इसको O पॉइंट बोल रहा हूँ, इसको मैं A पॉइंट बोल रहा हूँ। अब जहां तक स्ट्रेट मिला है इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, क्या बोलते हैं, Proportional. प्रोपोर्शनल लिमिट, यस सर ठीक है। क्या बोलते हैं, वापस बोलो एक बार, प्रोपोर्शनल लिमिट। है ना। अब प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या है आपका, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन रिलेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। और ये कहां तक है, सिर्फ आपकी इस प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद क्या होता है आपके, ये कर्व जो है आपका ये थोड़ा सा आपका इस तरीके से बेंट हो जाता है, थोड़ा सा लिटिल बिट, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है हमारा बी, है ना। ये बी पॉइंट वो है जहां तक हम लोड लगा के अगर हटाएं, है ना, हम लोड लगाते हैं और फिर हटाते भी तो है, तो लोड लगा के मैं हटाऊं sir. और वो मटेरियल अपनी वापस पुरानी पोजीशन में आ जाए। मैंने एक पेन को खींचा, खींच के वापस उस पे से खींच के हटा दिया, मैंने अपना हाथ को हटा दिया खींच के,
वापस अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाए तो वो क्या है, इलास्टिक है। जो अपना पुराना शेप वापस से रीगेन कर ले आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, वो क्या है आपका, इलास्टिक है। तो ये जो बी पॉइंट है ये क्या है आपकी इलास्टिक लिमिट। क्या है, इलास्टिक लिमिट। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज इलास्टिक लिमिट। क्या पूछ सकता है, व्हाट इज इलास्टिक लिमिट। लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो, इसमें लिखा हुआ नहीं, मैं लिखवा देता हूँ, लिखो। लिख रहे हो? हेलो। यस, बोलो। हेलो। हाँ बोलो, दर्शन बोलो। हाँ सर, ये जो सर ए के बाद जो चेंज हुआ था ना सर, बी बी में जब कर्व हाँ। बना था, तो वो हाँ। सर वो किसकी वजह से बना था सर, पूछना है सर। पूछना है यूं? अभी तुम्हारा सर, कैमरा के- बंद करो, अभी बता देता हूँ मैं, है ना। अभी बता रहा हूँ तुमको, कैमरा बंद कर दो, है ना। देखो, यस सर। मैं अभी तुमको एक्सप्लेन करता हूँ सबको, है ना, कि ये आपका वो बार था, है ना। इस पे मैंने यहाँ पे पी लोड लगाया यस और सर। फिर मैंने इसमें कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है वो मेजर करना मैंने शुरू किया। पी की वैल्यू बढ़ाता रहूंगा तो डिफॉर्मेशन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, है ना। फिर पी बाय ए करूंगा, पी बाय एरिया करूंगा, वो आपका स्ट्रेस बन जाएगा, और डेल्टा बाय एल करूंगा तो वो Yes, sir. आपका स्ट्रेन बन जाएगा। स्ट्रेन। ये क्लियर है? यस है ना। सर। तो अब मैंने क्या है कि जो यूटीएम है मेरा, जो कॉलेज में यूटीएम रखा है ना, ये Yes, sir. यूटीएम का ऊपर वाला मुंह है, ये यूटीएम का नीचे वाला मुंह है। इसमें मैंने वो रोड लगाई, है ना। रोड लगा के मैंने इसको खींचना शुरू किया। तो क्या है कि इसने जैसे बिहेव किया वो मैंने ड्रॉ किया। ये मैंने ड्रॉ नहीं किया, मटेरियल की प्रॉपर्टी। मैं तुमको पकड़ के तुम्हारा हाथ को खींचूं, है ना, तो कितने लोड पे वो कैसे बिहेव करेगा, वो तुम्हारे हाथ की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो नेचुरल है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो हम लोग क्या करें, उस मटेरियल ने जो प्रॉपर्टी दिखाई है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो मटेरियल ने क्या, इस ए पॉइंट तक उसने क्या दिखाया कि लाइन स्ट्रेट थी, तो हमने क्या बोला, जितना स्ट्रेस लगा रहे हैं उतना स्ट्रेन हो रहा है, इसलिए वो वहां पे स्ट्रेट आया। फिर थोड़ा बेंट हुआ और एक पॉइंट ऐसा मिला कि भैया यहाँ तक लोड लगा के अगर आपने छोड़ा तो अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन लोड की वैल्यू अगर उससे ज्यादा गई, लोड की वैल्यू उससे अगर ज्यादा गई, ऊपर गई, तो वो अपनी पुरानी कंडीशन में वापस नहीं आएगा, ओके सर। है ना। जैसे स्टील है आपके हाथ में, आप रबर ले लो, एक रबर को आप थोड़ा खींचोगे और छोड़ दोगे, पुरानी कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन आपने उसको ज्यादा खींच दिया तो वापस जब छोड़ोगे ना तो पुरानी कंडीशन में फाइनली पूरा नहीं आएगा, उसमें कुछ न कुछ इलोंगेशन बाकी रह जाएगा। तो वो जो इलोंगेशन बाकी रहा है वो क्यों है, क्योंकि आपने एक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस लगा दी। तो वो जो लिमिट है वो कौन सी है आपकी, ये बी पॉइंट जो था, जिसको हमने क्या इलास्टिक बोला, लिमिट। इलास्टिक लिमिट। तो डेफिनेशन लिखो आप अपनी कॉपी में अब। इफ अ सर मटेरियल, एक क्वेश्चन था सर। यस सर ये माइल्ड स्टील पे ही क्यों करते हैं सर अपन? हम लोग सारे मटेरियल पे करते हैं, लेकिन माइल्ड स्टील पे इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों ने सोम पढ़ने की शुरुआत की है, और शुरुआत करने के लिए हम जो मटेरियल सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, उससे हमने शुरुआत की है। बाकी हम ये सब पे करेंगे, माइल्ड स्टील पे, हार्ड स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, कॉपर पे, है ना, इवन गोल्ड पे, सिल्वर पे, सब पे करना पड़ता है, कंक्रीट पे भी करना पड़ता है, सब पे करना पड़ता है। लेकिन हमारी शुरुआत किससे हुई है, मेटल से शुरुआत की, वो भी हमने माइल्ड स्टील से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स में, इसलिए। ओके सर। ठीक है ना। तो सबके लिए पढ़ना पड़ेगा हमें ये, ठीक है। लेकिन जनरल कर्व आपका शुरुआत इससे हुई है, तो आपको क्या, अभी तक हम लोग यही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आप लोग सीख रहे हैं अभी, ठीक। तो आप लिख रहे थे इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन, लिखो अपनी कॉपी में कि इफ अ मटेरियल regain its original shape and size after removal of load, then it is elastic material. Then it is a elastic material, and this property is called elasticity. ठीक यस सर। है ना। अब आपसे पूछ ले भैया प्लास्टिसिटी क्या होती है बताओ, तो इलास्टिसिटी का उल्टा होता है प्लास्टिसिटी, है ना। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखो ये आपकी क्या है, प्लास्टिसिटी, है ना। तो किसी मटेरियल पे लोड लगाऊं मैं, वो डिफॉर्म होगा और अपना पुराना शेप रीगेन नहीं करे, है ना, तो वो क्या है आपका
इलास्टिक नहीं है वो क्या हो जाएगा, प्लास्टिसिटी। तो इसी डेफिनेशन को रिवर्स करके लिख लेना तुम कि इफ अ मटेरियल कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, देन इट इज अ प्लास्टिक मटेरियल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। सिंपल है यस सर। है ना। तो इस इलास्टिक से प्लास्टिक भी हम लोग ध्यान रख लेंगे। फिर क्या है, देखो ये कर्व आगे चलता है आपका इस तरीके से, ये कर्व, ये देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंच गया, अब बी पॉइंट के तक लोड लगाया, फिर बी पॉइंट के बाद क्या है कि एक पॉइंट, एक लोड का वैल्यू ऐसा मिलता है कि उसके बाद ये मटेरियल अपने आप क्या इसमें उसी लोड पे, लोड की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, उसी लोड पे इसमें डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली चलता रह रहा है। इस एक्सिस पे क्या है आपकी, इस एक्स एक्सिस पे क्या है आपकी डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्मेशन कंटिन्यूस चलती जा रही है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी यील्डिंग। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब क्या है, इंक्रीज इन लोड, इंक्रीज इन डिफॉर्मेशन विदाउट इंक्रीज इन लोड। तो डेफिनेशन लिख लो इसकी भी पूछी जाती है, व्हाट इज यील्डिंग, है ना। यील्डिंग ऑब्लिक करके लिख देना यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट लिखो, लिखो डेफिनेशन, यस सर। लिखो a minimum value of stress, a minimum value of stress at which deformation continuously occurs without increase in load, this limit is yield limit, or yield point, and this phenomena or this property, Sir, this limit is this limit oblique करो this point बोलो या लिमिट बोलो, एक ही बात है ना, वो वैल्यू है एक तरीके से। सर कंटिन्यूअसली अकर विदाउट इंक्रीजिंग इन लोड क्या किया, इंक्रीज इन लोड, दिस लिमिट इज कॉल्ड यील्ड लिमिट, या दिस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, है ना, चेंज करो वहां पे, दिस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज yield limit, and this property is called yielding। ओके सर। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन जो पूछी जाती है वो मैंने बता दी। उसके बाद क्या होता है कि यील्डिंग के बाद क्या, मटेरियल लंबा होता गया, लेकिन एक पोजीशन ऐसी आती है कि नहीं भाई आप मैं और लंबा नहीं हो सकता हूँ, है ना, क्योंकि ज्यादा लंबा होऊंगा तो मुझे टूटना पड़ेगा। तो मटेरियल फिर से क्या है कि थोड़ा रेजिस्टेंस डेवलप करता है डिफॉर्मेशन के लिए, तो फिर क्या हमको लोड बढ़ाना पड़ता है, और डिफॉर्मेशन इधर आगे बढ़ रहा है, और डिफॉर्म करने के लिए हमें क्या है कि लोड की वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। तो फिर ये इस तरीके से कर्व चलता है, और एक पॉइंट ई आता है जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट लोड। क्या बोलते हैं, अल्टीमेट लिमिट, अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम, है ना, अल्टीमेट लिमिट, ई इज योर अल्टीमेट लिमिट। और फिर क्या, धीरे धीरे ये यहाँ एफ पे आके फेल हो जाता है ना। तो आपको जो पूछा जाएगा एग्जाम में, हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें एग्जाम पास करना फिलहाल, तो आपको पूछा जाएगा व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज प्लास्टिसिटी, एंड व्हाट इज यील्डिंग, है ना, व्हाट इज यील्ड लिमिट। ठीक है, और आपको माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करने को बोला जाए तो आपके सिंपल क्या है, इस तरीके की लाइन खींच देना ऐसे स्ट्रेट, फिर थोड़ी घुमा के, फिर ऐसे ला के, और फिर इसको ऐसे ला के छोड़ देना, और लिख देना नीचे आपका, यहाँ लिख देना स्ट्रेन और यहाँ लिख देना स्ट्रेस। आपको कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है ना, जैसे मैंने वैल्यू लिखी वैसे वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने को उतना ही याद करना जितना याद होता है। ठीक है, इधर स्ट्रेस के यहाँ 250 लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन लिखना है बस। ठीक, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, है ना, हुक्स लॉ पे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पूछा जाएगा व्हाट इज हुक्स लॉ, है ना। और हुक्स लॉ के साथ एक क्वेश्चन और मैंने देखा एग्जामों में पूछते हैं, आप अजम्पशंस ऑफ हुक्स लॉ लिखो। क्या बोलता है, अजम्पशंस ऑफ हुक्स लॉ लिखो, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ हुक्स लॉ, है ना। तो ये आपके जो 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने, ये 2 पॉइंट,
ये क्या है आपके अजम्पशंस है। क्या क्या है देखो पढ़ते हैं, ये अजम्पशंस आपको सोम के हर चैप्टर में मिलेंगे, जो हम सातों चैप्टर पढ़ेंगे ना, सातों चैप्टर में यही अजम्पशन है। तो ये आपके आप याद कर लो अच्छे से। क्या याद करना है कि दिस लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना। मैंने अभी आपको पीछे बताया प्रोपोर्शनल लिमिट कौन सी लिमिट थी, जहां तक वो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या था, लीनियर था। जहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका क्या था, लीनियर था, है ना, वो आपका क्या है, आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना। तो तभी तक हुक्स लॉ वैलिड है। और दूसरा आपका फेवरेट सेंटेंस है आपके हर एग्जाम में आप लिख के आते हो, मटेरियल इज होमोजेनियस आइसोट्रोपिक, ठीक है। और ये आप ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि ये हमने ऊपर लिख दिया, इट इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट और इट इज वैलिड फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। दोनों ध्यान रखोगे। आपसे Yes, पूछा sir. जाए कि राइट द अजम्पशंस ऑफ हुक्स लॉ, राइट द अजम्पशंस ऑफ हुक्स लॉ, तो ही लिखना है इनको, है ना, ठीक। सर अब ये तो हो गया, हाँ 2 ही अजम्पशन है बस, है ना, 2 ही अजम्पशन है और कोई अजम्पशन नहीं है। अब तीसरा अजम्पशन, अब क्या हम पढ़ते हैं हुक्स लॉ होता क्या है ना। तो हुक्स लॉ बड़ा सिंपल है, आप लोग हमेशा यूज करते आ रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी अभी कि आपका कर्व कैसे चलता है, ऐसे स्ट्रेट चलता है ना। यहाँ पे आपकी थी स्ट्रेस और यहाँ पे आपकी थी स्ट्रेन, और ये कर्व कैसा था, स्ट्रेट। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, है ना, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये लिखा है देखो मैंने, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हमने हमेशा मैथ्स में पढ़ा, 11 12 10 सब पढ़ के आए, जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम वहां पे प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेके आएंगे, ऐसा है ना। तो वो कांस्टेंट क्या है आपका, मैंने वहां पे कांस्टेंट लगाया, क्या लगाया, ई, क्या लगाया, ई। इस कांस्टेंट को, ई को मैं क्या बोलता हूं, दिस ई इज योर यंग मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं इसको, यंग मॉड्यूलस। यहाँ लिखा इट इज यंग मॉड्यूलस, और इसी को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। कोई परेशानी यहाँ तक, नो सर। है ना। तो ये आपका क्या हो गया, यंग मॉड्यूलस। अब देखो आपको कभी कभी क्या है कि वो न्यूमेरिकल देगा ना, उसमें दे देगा स्ट्रेस इतनी आ रही है और आपकी स्ट्रेन, यहाँ नीचे स्ट्रेन है ना, यहाँ नीचे ई है और स्ट्रेन इतनी है। यहाँ देखो वापस से लिखता हूँ मैं इसको, ये आपका यहाँ पे इसकी जगह आप कर देना इट इज सिग्मा बाय ई। इसको मैं करवा देता हूँ सॉल्व। देखो ये आप इस इक्वेशन से जो मैंने अभी गोला किया है, इस इक्वेशन से नीचे आओगे तो आपको मैं जब ई को अकेला करूंगा और इस छोटे ई को जो स्ट्रेन है मेरा, वो उसको इधर भेज दूंगा सिग्मा के नीचे, तो वो क्या बन जाएगा, इलास्टिक मॉड्यूलस ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय ई, है ना। सिग्मा क्या है मेरा, स्ट्रेस, और ई क्या है मेरा, स्ट्रेन। ये क्लियर है, ऐसा है ना। तो ये जो आपका ई है इसको क्या बोलूंगा, यंग मॉड्यूलस। अब इसकी भी यूनिट क्या होगी, ई की यूनिट क्या होगी देखो, क्योंकि आपका सिग्मा क्या है आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पीछे पढ़ा ना हमने, सिग्मा की यूनिट क्या होती है, पास्कल, ऐसा है ना। और ई क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, यूनिटलेस। तो ऐसा ई क्या, तो इस ई का यूनिट क्या हो जाएगा, जो आपका सिग्मा का यूनिट है वही आपका ई का यूनिट होगा, डेट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर की जगह आप एमएम भी लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अभी आप मेरे लेक्चर खत्म होने के बाद आप जब लिखेंगे ना एक बार रिवीजन के लिए, तो आपको क्या ऐसे एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा और आपको चाहिए कि मैं साथ साथ लिखाता रहूं तो भी लिखवा दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मैं फोकस करूंगा, एग्जाम में आएंगे न्यूमेरिकल, जो हमें सेकंड वाला पोर्शन है ना, डेफिनेशन तो आप लोग समझ के याद कर लेते हैं, मैं आपको समझा दूंगा आप याद कर लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स तो आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो मैं आपको अभी आज हमको 2-3 न्यूमेरिकल भी करने एक आधे, तो मैं उसके लिए आपको पहले अब आपको लेके चलता हूँ इसके हुक्स लॉ हमने पढ़ा, अब हुक्स लॉ का यूज क्या है, उस हुक्स लॉ का यूज क्या है न्यूमेरिकल में, हमारे न्यूमेरिकल में, हमको उससे बियॉन्ड नहीं जाना, न्यूमेरिकल में क्या यूज है। तो आपको क्या एक न्यूमेरिकल मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा एक कोई बार है, हाँ 15 मिनट, हाँ 15 मिनट, ठीक है। देखो अब क्या करना है आपको, एप्लीकेशन के लिए मैंने एक कोई बार है ना, ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक कोई बार है, उस बार पे कोई पी लोड लगा है, पी लोड लगा है, लोड लगने की वजह से जो डिफॉर्मेशन है वो कितना है मेरा, डेल्टा है,
है ना। तो आपको इसमें एक क्वांटिटी मिस कर देगा वो, कि आप पी को छोड़ देगा या फिर डेल्टा को छोड़ देगा और बोले कि आप कैलकुलेट करो। और प्रैक्टिकल देखे तो हम क्या बोले, एक आपकी रस्सी पर मैं लटक गया हूँ, मेरा वजन 50 किलो है, तो मेरे लटकने से उसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा वो फाइंड करो, है ना। प्रैक्टिकल केस है ना ये तो इसका यूज, हुक्स लॉ का बेसिक यूज यही है कि हम लोग स्ट्रेन या फिर डिफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। अब कैसे देखो, इस लॉ का एक्सटेंशन कैसे किया है हमने, कि आपका स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, है ना। अब देखो मेरा ये जो स्ट्रेस था, स्ट्रेस क्या था मेरा, लोड बाय एरिया था कि नहीं था, फोर्स बाय एरिया था कि नहीं था, यस सर। है ना। और स्ट्रेन क्या था मेरा, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, हाँ यस सर। है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, ये जो डेल्टा है ना, चेंज इन लेंथ, इसको अकेला कर दो आप। जो डेल्टा है चेंज इन लेंथ, इसको अकेला कर दो, तो बाकी सबको उधर भेज दिया, तो देखो ई तो चला जाएगा नीचे और एल चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा पी एल अपॉन ए। क्या बन जाएगा, पी एल अपॉन ए। ठीक है, तो ये डेल्टा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा क्या है आपका, चेंज इन लेंथ या फिर क्या है, डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ या फिर डिफॉर्मेशन। ये डेल्टा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखना। इस पे एक एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा 100%। ठीक, यस सर। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, तो फॉर्मूला याद कर लेना हमें। ये क्या है आपका, पी एल अपॉन ए। ठीक है, इस पे मेनली न्यूमेरिकल ही आएगा। फिर भी देखो कुछ डिराइव में कुछ नहीं किया हमने, सिंपली वैल्यू रखी है और ये आपका डिराइव हो गया। यस सर। ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। मेरे साथ साथ आप भी कॉपी में लिखना है, न्यूमेरिकल लिखो। न्यूमेरिकल पढ़ो क्या है। रिजिडिटी का क्या मतलब होता है? एक्सियल रिजिडिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो ये P और L है ना। डेल्टा क्या है आपका, डेल्टा इस रिलेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब इस रिलेशन में नीचे कौन है, A और E, है ना। अब ये क्या है, एक्सियल के केस में डिफॉर्मेशन है डेल्टा, तो A और E की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही डिफॉर्मेशन कम होगा। अब डिफॉर्मेशन कम होने का मतलब हम उसको रिजिडिटी बोल देते हैं, एक तरीके से रिजिड होना, है ना। तो ये एक्सियल लोड के केस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस ए को क्या बोल रहे हैं, एक्सियल रिजिडिटी। सर इनवर्स रिलेशनशिप जहां पे भी होगा वहां रिजिडिटी होगी। हाँ, इनवर्स रिलेशन जहां पे भी होगा, जब हम उसको डिफॉर्मेशन से रिलेट करेंगे, चाहे वहां पे बेंडिंग हो, चाहे टोर्शन हो, चाहे आपकी शियर हो, चाहे आपकी एक्सियल लोडिंग हो, तो जो भी इनवर्स में होगा डिफॉर्मेशन के केस में, उसमें नीचे जो होगा उसको हम उसको रिजिडिटी नाम देंगे। वो एक्सियल रिजिडिटी हो जाएगी, शियर रिजिडिटी हो जाएगी, टोर्शनल रिजिडिटी हो जाएगी, है ना। या फिर जो हम, आपने ईआई तो पढ़ा ही होगा, ईआई आता है बहुत जगह हमारा, तो ये ईआई, ये क्या है आपकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। मैं आपको आगे चैप्टर आएंगे ना बेंडिंग स्ट्रेस, वहां पे हर चीज क्लियर करता रहूंगा। ओके सर। ठीक है, तो ये डेल्टा आ गया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। ये क्वेश्चन अपने को करना अभी, अब इसी वक्त करना है ना। तो इसको क्वेश्चन को पढ़ो और मेरे साथ सॉल्व करना है ना। मैं अभी देखो मेरा कैमरा ऑन कर रहा हूँ और मेरे साथ आप लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है मेरा, आप लोग भी लिख लो क्वेश्चन में डेटा लिख लो, है ना। आपको क्वेश्चन, ये सोच लो एग्जाम चल रहा है, एग्जाम में इस क्वेश्चन में क्या देखना है। सबसे पहले देखो, सर्कुलर रोड ऑफ 12 mm डायमीटर, तो आपको क्या दिया, डायमीटर, तो कॉपी में लिखो डायमीटर इज इक्वल टू 12 mm, और जो भी mm में है उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, सीधा मीटर में। सबसे पहले किस में चेंज करोगे, मीटर में। ठीक है, और mm में रखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, mm में रहने दो, 12 mm ही रहने दो, 12 mm हो गया। इलोंगेशन कितना दिया है, टोटल इलोंगेशन ऑन अ 300 mm लेंथ वाज 0.22 mm अंडर अ टेंसाइल लोड ऑफ 17 किलोन्यूटन। तो जो लोड है आपका टेंसाइल लोड कितना दिया है, 17 किलोन्यूटन। इनिशियल लेंथ कितना दिया आपका, इनिशियल लेंथ जो है आपका L, वो कितना दिया है आपका 300 mm, और जो चेंज इन लेंथ हुआ डेल्टा L, वो कितना दिया आपको 0.22 mm। ये डेटा आपको गिवन है, ऊपर लिखेंगे गिवन डेटा, है ना, और ये गिवन है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ E। अब मैं आपके कैमरा ऑन कर रहा हूं, आप लोग एक मिनट स्क्रीन पे देखना मुझे। दिख रहा है, यस सर। है ना। तो ऐसे आपको लिख लेना कॉपी में इसी तरीके से, ये तो गिवन है, डायमीटर गिवन है, लोड गिवन है, लेंथ गिवन है और डेल्टा L गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, कैपिटल। अब आपको क्या निकालना है, कैपिटल E, है ना। अब कैपिटल E कैसे निकालोगे, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डेल्टा इज इक्वल टू
क्या लिखोगे? डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। पढ़ा है ना ये, AE है ना? तो P का वैल्यू कितना है आपका? 17 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से गुणा करना है। कितना? किलो मतलब देखो 1 केजी और ग्राम, केजी मतलब कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो किलो न्यूटन में कितने न्यूटन हो जाएंगे? 1000 न्यूटन। तो ये 17 किलो न्यूटन को 17000 न्यूटन बना दो। लेंथ कितना है मेरा? लेंथ इज 300 mm। देन अगेन यहाँ पे क्या आएगा? ए ई, है ना? अब एरिया, ये एरिया कौन सा होता है? अरे सर अटक गई सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज हेलो। अरे इसकी मुझे स्क्रीन में नहीं दिख रही है। अटक गया। अरे पार्थ, हाँ एग्जाम फॉर्म किसने जमा करा दिया भाई 6 सेम का? सबने करा अरे दिया। यार मैं अकेले रह गया क्या यार। अरे शाहरुख का बाकी है रे। मेरा भी बाकी है यार। कौन कौन बोला मेरे को किया? अंजन? अंजन दीप अरे अरे भाई मेरी बात सुनो, तुम सर कहाँ गए? अरे अरे अंजन सर हाँ भाई। अंजन, अजय सर का कॉल आया था मेरे पास। हाँ तो वो मेरी तो फीस ड्यू है यार, इसलिए नहीं करा पाया क्या। और हाँ। मेरे इधर तो स्पेशल, मेरे इधर अरे तेरी कितनी ड्यू है रे? मेरी अभी अभी यार 6 एम की पूरी ड्यू है 40,000। नहीं 40 नहीं है, 38 ऐसा कुछ है। तो मैंने बोला था, मेरे इधर तो लॉकडाउन और बैंक में भी गए मेरे पेरेंट्स, मगर बैंक बंद है यार। तो तुम तो पूछ बात कर सकते हो अजय सर से, पूछ यार, फीस तेरी तो कंप्लीट होगी। तो मैं क्या पूछूं? भाई नहीं मानेंगे हम। मुझे तो यूँ बोला था 10-20 हज़ार करा दे लाओ। आप भाई अरे दर्शन दे हाल चाले। ये कौन है रे ये? ये ये अच्छा, कौन बोला? ये ये कौन बोला? चाचा, ये ए चाचा। चाचा चुप हो जा रे, अभी मैं मरना डालूंगा, चुप हो जा। ऐसी तैसी कर दूंगा आपका। ओए रोमेश, हाँ भाई। क्या है भाई? करा देगा एग्जाम फॉर्म? सर सही समझा रहे हैं, बेटी समझ लो। अरे यशपाल क्या टेक कर रहा है? भाई ये अरे शैली कौन चाचा है चुप भाई? हो जाओ, ओम सर ग्रुप में ही है। अरे चाचा सर का कहाँ है भाई? सर नहीं जानता यार। बोल देता हूँ। अरे सर का सर आ गए। हाँ 2 मिनट है ना सर, आ रहे हैं। 1 2 3 अरे चचा, सारे दिग्गज आज एक साथ आ गए तुम लोग हैं। हाँ सर। क्यों? सर हमारा कैप्टन तो सर हर्षी है। सर आपका भी बैक है क्या सर? आप क्या कर रहे हो यहाँ? कहाँ चल यार? क्यों? अरे यार ये जोरदार था यार। मेरी बात सुनो, आप है ना सब अपनी अपनी मेल आईडी मेरे को भेज देना ग्रुप में। हाँ, ठीक है। यस सर। चलो, और हाँ, सर। मैं आपकी वीडियो है ये मैं आपको भेज दूंगा आपको, है ना? ये वाली? ठीक है। हाँ जो पढ़ाया सबने रिवीजन करना पड़ेगा ना उसका। सर किसी दिन ऐसे कोई क्लास मिस हो जाए तो ऐसी वीडियो मिल जाएगी ना फिर? चलनी नहीं, क्लास वीडियो नहीं मिलेगी आपको कंटिन्यूअसली। हाँ सर। अरे सर पर वीडियो बहुत बड़ी होती है सर, 1 घंटे की होती है वो। अरे जी। तो कितने एमबी की होगी वो? तकरीबन बड़ी है भाई, 500 पर है। बस ठीक है, मैं ईमेल आईडी नहीं सेंड करूंगा। सर अगर जैसे कि एग्जाम जो है वो इतना करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, मगर कोई स्टूडेंट हो उसके पास आवाज नहीं आ रही पार, सही से बोलो। मतलब कि ना स्टूडेंट है, उसको खुद को ही कोई बीमार हो गया हो, कुछ हो गया तो वो एग्जाम नहीं दे पाए तो क्या होगा फिर? एकदम ही नहीं दे पाए तो क्या नहीं दे पाए? एग्जाम नहीं दे पाए तो क्या होगा? एग्जाम एग्जाम नहीं दे पाए नहीं था, अगली वो बार तो कुछ नहीं होगा और क्या। बीमार हो गए। हाँ ठीक है। सर तेरी सारी पार थे
भाई तुम्हारी जितनी भी बेके है ना, एक एक करके भेजते रहो ग्रुप में, है ना। अभी दूसरा भी तैयार कर रहे हैं अभी, ठीक है क्या। एचएचएम वाली भी बता देना मेरे को, जिसमें बेके में एचएम चालू कर दूंगा 1-2 दिन में, है ना। ठीक है। हाँ सर मेरे भी है। ठीक है सर जिसके सब में हो उसका हाँ भाई फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले ले, मैं तो कह रहा हूँ। चाचा भारी है यार। हेलो। जगदीश सर की आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, जगदीश सर की आवाज नहीं आ रही है। सर ये आंसर तो आ गया, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। है हाँ, अभी चाचा। आ रही है ना आवाज? हाँ Yes, सर। sir. अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। ठीक है ठीक है। हाँ देखो, तो आपने क्या आज एक न्यूमेरिकल किया कि न्यूमेरिकल करते कैसे, अप्रोच क्या है ना। तो अप्रोच क्या थी, न्यूमेरिकल को पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, न्यूमेरिकल को पढ़ना है और पढ़ के लिखना है सबसे पहले गिवन डेटा। क्या लिखना है, गिवन Given डेटा, ताकि हमको पता लगे दिया क्या है। ठीक है, गिवन डेटा के बाद देखना है कि निकालना क्या है। तो निकालना क्या है, उसको ऐसे लिख के और लिख देना है व्हाट, कि हमें इसको निकालना है, ई फाइंड करना है। अब हम सोच पाएंगे कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाए। बाकी हम खाली क्वेश्चन पढ़ते रहते तो पता ही नहीं लगता फॉर्मूला कौन सा लगा है। तो गिवन डेटा पता लग जाए और ई पता लग जाए, तो अब पता है भैया ई निकालना है सिर्फ, बाकी सब चीज दे रखी है। तो एक फॉर्मूला ऐसा पढ़ा है हमने, डेल्टा इज इक्वल्स टू PL बाय AE। यहाँ पे P गिवन है ना, और L गिवन है, एरिया गिवन है, क्योंकि एरिया डायमीटर दे रखा तो एरिया निकल जाएगा। डेल्टा गिवन है तो आपका EB आ जाएगा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा माइंडसेट आपको सेट करना है कि मुझे फॉर्मूला कैसे यूज करना है। सर इसका आंसर बता दो ना एक बार वापिस। इसका आंसर आपका ये आ जाएगा 210, ये देखो 2.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सब क्या आया आंसर? नो सर। नहीं आया? सर किसे नहीं मेरा आया तो यार? ई की वैल्यू आई है 5127 1.74। सर लिख ले क्या? देखो क्या ये फॉर्मूला, सर मैंने इसको किया 17 इंटू, देखो 17,000 डिवाइड बाय L वाज 200। सर एल भी तो आएगा ना 300। हाँ तो PL 300 बाय एरिया इज 5/4 इंटू 12 स्क्वायर। कितने 0.2 कितना था, 0.22, सॉरी 0.22 नहीं 12 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर, ये एरिया। और यहाँ पे आ जाएगा डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इज हाँ या बोले 0.22 है ना। तो ये आपका डेल्टा का एक्सप्रेशन है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 17,000 इंटू 300 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 4। रहेगा ऊपर तक। एक मिनट रुक जाओ, इसका आ रहा है 204972। किसका आया ये 204972? इसका मतलब क्या हुआ, 2.04 या 2.05 इंटू 10⁵ कैलकुलेशन सही से करो। सर ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया, वो सही आ रहा है। मैं तुमको है ना एक वीडियो बना के डालूंगा अभी, जिसमें कैलकुलेटर पे चलाते हुए, ताकि सही से चलाना भी सीख लोगे तुम। ठीक है ना, क्योंकि देखो अब 1000 इंटू 300 यही किया ना, अपॉन में पाई/4 2.05 आ रहा है। 0.22। हाँ यही किया है ना। इसको मैं आपको अभी डाल रहा हूँ वीडियो बना के, डोंट वरी अंजन। आपको कैलकुलेटर देखो, क्योंकि हम लोग कैलकुलेटर ऑपरेट करना एकदम तरीके से। तो एग्जाम में गलती क्या होती है, हमको आते होते एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हम कैलकुलेटर कभी कभी गलत यूज कर लेते हैं ना। तो अभी मैं तुमको भेज दूंगा, डोंट वरी। अब फिलहाल मेरी बात सुनो, इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। हाँ सर पढ़ सकते हैं सर, इस लेकिन तरीके से हम जब पढ़ पाएंगे, आगे इफेक्टिव होगा ऐसे। सर लेकिन जब रिवीजन करेंगे तब सर उसके लिए सर या तो फिर लिखना पड़ेगा या फिर उसके लिए आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा सर कुछ। तुमको लिखना तो पड़ेगा ही, और ये तो मैं तुमको भेजूंगा, ये जो PDF है ना पूरा। हाँ सर। मैंने क्या बोला आपको, मैं आपको 5 साल के पेपर के सॉल्यूशन और आपको ये कंटेंट दोनों मैं आपको भेज दूंगा। आपको कोई बुक नहीं लानी है, कोई बुक नहीं खरीदनी। ओके सर। ठीक है ना। तो आपको क्या, सिंपली मैं जो मटेरियल दे रहा हूँ उसको मैं लेक्चर में ले लूंगा, उसको वापस आपको रिवाइज करना है और 100% बैक निकल जाएगी। ओके सर।
ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपके लगभग 20 क्लास में, नहीं लगभग 20 क्लास में आपके सोम का कोर्स कंप्लीट है। दिन का 1 घंटा देना है, तो 20 घंटे में सोम की बेग भी निकल जाए, सोम थोड़ी समझ में भी आ जाए कि असल में है क्या सोम। वापस आगे सब यही है सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम रोज अब कंटिन्यू करेंगे। आपके कोई है ना, क्योंकि आगे सोम पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर एनालिसिस आएगी, बाकी सब्जेक्ट क्लियर कैसे होंगे, आरसीसी क्लियर कैसे होगी, स्टील होगी, जब सोम ही समझ में नहीं आएगी, है ना। ठीक है, तो हम कल क्लास कंटिन्यू रखें ऐसे ही। हाँ सर। यस सर। कोई तो issue सर नहीं? आपसे एक क्वेश्चन पूछना था सर। बोलो। सर जैसे कि सर मेन एग्जाम तो सर पहले होंगे ना बैक से? हम पहले होंगे बैक से? भरोसा नहीं हाँ है। सर। बिल्कुल पहले होंगे। हाँ तो सर उसके लिए सर आप बता देते ना सर, देखो जैसे मेन कि का तो मेन के लिए बात करेंगे, देखो करेंगे, एक एक करके करते हैं हम, एक एक सब्जेक्ट को पहले टारगेट करते सर, क्योंकि मैंने सर नहीं किया है प्रिपेयर हैं। सर, बिल्कुल भी सर समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, सो पढ़ोगे ना तो आगे समझना नहीं आएगा, हाँ सर समझ। है ना। जब तक पीछे का क्लियर उसको मैंने पिछले सेमेस्टर में वो ऐसे पढ़ाई थी ना, तो पहले मैंने उसको पीछे एसएफडी बीएमडी सिखाया था ताकि उसको मैंने आगे क्वेश्चन कराया। ठीक सर। तो आपको समझना जरूरी है। सोम की कल से अपन कंटिन्यू करेंगे। अब आप लोगों को कल से अगर क्लास में आपको देखो ठीक लग रहा है, ज्वाइन करना है, मुझे क्लियर हो जाएगा, 20 घंटे एडवांटेज है, तो आप क्या करना है मुझे कि मैं आपको देखो, क्योंकि आपको पढ़ना है तो एक नॉमिनल से फीस तो पे करनी पड़ेगी। मैं आप क्या करते हैं, किसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ठीक है ना, किसी भी कर सकते हो आप, पेटी से, गूगल पे से, फोन पे, जिससे भी आप करना चाहो। तो फिर अपन क्या करेंगे, क्लास को आपको अभी आ रही है आवाज? हेलो कहाँ सर? हेलो, हाँ सर बोलो। आवाज आ रही है? हाँ, ये बोल रहा हूँ मैं कि देखो कल से अपन ने क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, लेकिन आप क्या करना, क्योंकि देखो पढ़ाना है तो मुझे कुछ अमाउंट तो लेना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करना, मुझे ज्यादा नहीं, 50% अमाउंट जो है वो आप मुझे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आप मुझे ट्रांजेक्शन करके मुझे भेज, सर आपको भेज दिया मैंने, ठीक है ना। ज्यादा फीस नहीं ले, 800 रुपये लूंगा। यस सर, आपकी आवाज 8-10 घंटे पढ़ा के 400 रुपये आप अभी भेज देना मुझे, और 400 आप जब 7-8 घंटे पढ़ लो तब भेज देना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो अपन मिलते हैं कल वापस सेम टाइम पे। ओके सर। ठीक है, और जितना अभी भेजा मैं भेज रहा हूँ आपको, ताकि वो आपको पढ़ के रखना है। हाँ सर। सर वो कैलकुलेटर वाला ठीक जरूर है, भेजना। हाँ कैलकुलेटर वाला भी जरूर भेजूंगा मैं, ठीक है। मेरा काम है तुम्हारा बैक क्लियर कराना।